हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट टॉपिक जो था वो हमारा चार्ल्स लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स देखे थे। ठीक है, उसके पहले हमने बॉयल्स लॉ देखा था। अब हम लास्ट जो हमारा गैस लॉ है वो है गया लुसेक लॉ। जैसे हम की के हिसाब से देखें तो गया पापा तेरा लॉ ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पापा मीन्स पी और दैट इज प्रेशर। ठीक है, दिस वन इज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर लॉ। ये जो लॉ है वो किस पे बेस्ड है? प्रेशर और टेम्परेचर पे बेस्ड है। ठीक, लिखना हो तो ऐसे लिख दो, प्रेशर एंड टेम्परेचर लॉ। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, ये लुसेक ने एक सिलेंडर लिया था। ठीक है, एक सिलेंडर ऐसा छोटा सा लिया था, उसके साथ बैरोमीटर को कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, बैरोमीटर इज वन टाइप ऑफ प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। इन दिस इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे जो है वो लिक्विड मर्क्यूरी होता है। ठीक है, जैसे हमने थर्मोमीटर में होता है वैसे यहाँ पे लिक्विड मर्क्यूरी होता है। ओके, जैसे ही यहाँ पे प्रेशर आगे लगेगा ऊपर चढ़ेगा वो। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उसके अंदर उसने क्या किया कि फिक्स अमाउंट की गैस वॉल्यूम जो था वो फिक्स था। मतलब कि ये जो कंटेनर, अब जैसे तो देखे तो वो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कभी फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंटेनर है वो अगर मान लो कि 100 लीटर का है। ठीक है, दिस कंटेनर इज ऑफ 100 लीटर, मतलब कि इसका जो वॉल्यूम होगा गैस, अंदर गैस जो भरी होगी फिक्स वॉल्यूम की, वो भी 100 लीटर की होगी। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि here the volume and the number of moles that is you can say mass are constant। यहां पे दोनों चीजें कांस्टेंट थी। ओके, तो यहां पे जब कांस्टेंट थी तो कोई टेम्परेचर T पे, एट टेम्परेचर T1 द प्रेशर इज P1। ठीक है, कोई टेम्परेचर T1 पे प्रेशर यहां पे कितना था? P1 था, हम मान सकते हैं ये। ओके, अब जैसे ही उसने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर उसने मानो कि टेम्परेचर 2 बढ़ा दिया, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पहले अगर ये जो गैस के जो पार्टिकल है वो इस सभी पे क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। दैट इज अ गैस फोर्स हम बोल सकते हैं सभी, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी में रहते हैं, तो सभी क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे ऐसे इसकी सरफेस पे। प्रेशर बोलते हैं उसको, गैस का प्रेशर। जैसे गुब्बारा फुलाओगे तो फूल जाता है, क्योंकि वो गैस के पार्टिकल जो हमने फूंक मारी है वो क्या होता है? बलून के सरफेस पे टकराते हैं, इसीलिए। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, यहां पे अगर मैं पॉइंट लिख लेता हूं, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पहले जो धीरे से टकरा रहे थे अब जोर से टकराएंगे, है ना, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि टकराने की जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो यहां पे T2 पे जो प्रेशर होगा, द प्रेशर विल बी P2। तो यहां पे क्या होगा कि वो फोर्स यहां पे मर्क्यूरी को भी लगेगी, कि यहां से कनेक्टेड है। तो पहले इतना P2 था, तो मर्क्यूरी को जैसे प्रेशर लगेगा वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर T1 पे इतना प्रेशर था, टेम्परेचर T2 पे ये मर्क्यूरी यहां तक आ गया हमारा। ठीक है, ये यहां तक आ गया, उठ के यहां तक आ गया। इतना जो है वो गैस ने ले लिया, क्योंकि ज्यादा प्रेशर लग रहा है। तो यहां पे अगर मान लो कि हम P2 हो गए, मतलब कि प्रेशर आ गया P2, मतलब कि यहां पे ये जो था वो T1 पे था और ये T2 पे।
यहां पे हम लिख सकते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब कि दोनों कंडीशन डिफरेंट है, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। ओके, तो यहां पे गेल-लुसेक ने क्या बोला कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, that is mass of a gas, pressure is directly proportional to temperature. That means P is directly proportional to T. अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, K3T, क्योंकि हमने बॉयल्स लॉ में K1 लिया था, देन चार्ल्स लॉ में K2, तो इसमें हम क्या लेंगे, K3 लेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो K3 इज इक्वल टू क्या होगा, P बाई T, द रेशियो, एंड K3 इज अ कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, और द वैल्यू ऑफ K3 किस पर डिपेंड होगी, K3 इज डिपेंड, ये इज निकाल देता हूं, डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगी। ओके, तो ये दोनों कंडीशन के लिए अगर मैं ये इक्वेशन यूज करूं, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, K3 इज इक्वल टू P1 बाई T1, ठीक है, ऐसे P किया ना, वैसे सीधे ही लिखा हुआ है, अगर लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज P1 is directly proportional to T1, P1 is equal to K3 T1, ठीक है, इसीलिए K3 is equal to P1 by T1, ठीक है। वैसे इसमें भी सेम होगा, P2 is equal to T2, P2 is equal to K3 T2, क्योंकि K3 जो है वो चेंज नहीं होगा, दोनों कंडीशन डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर इज डिफरेंट, बट गैस तो सेम ही है, और दोनों कंडीशन में कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, वो हम दो लॉज में देख चुके हैं, ठीक है। तो K3 चेंज नहीं होगा, K3 इज इक्वल टू P2 बाई T2, तो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव न्यू इक्वेशन, दैट इज P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी बहुत ही यूज होता है, एक ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ओके, कांस्टेंट यूज करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके, यही यूज होता है, क्लियर, समझ में आया। प्रेशर की मैं बात करूं तो प्रेशर के जो है बहुत ही, मतलब बोल सकते हो कि यूनिट है, जैसे कि यूनिट्स ऑफ प्रेशर की मैं बात करूं तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm Hg, ये भी एक है, जो ये बैरोमीटर में है वो Hg वाला यही है। फिर 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.0132 बार, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10132 इंटू 10⁻⁵ पास्कल, ठीक है, पास्कल है, बार है, ये सब यूज होता है, ओके, क्लियर। तो इतने जो है वो यूनिट है प्रेशर के, ओके, क्लियर, समझ में आया इतना। तो यही हमारा गेल-लुसेक लॉ है और यही यूज होता है, ठीक है। तो इतना नोट करो। थोड़ा सा हम ग्राफ के बारे में देख लेते हैं कि ग्राफ जो है वो कैसे है इसके। तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ्स ड्रॉ किए हुए हैं। पहला ग्राफ है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, डिफरेंट वॉल्यूम्स के लिए जो है वो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में ये लोग बता रहे थे, बिकॉज ये जो एब्सोल्यूट जीरो का फंडा जो है वो हाइपोथेटिकल है, यू ऑल नो, प्रैक्टिकली ये नहीं हो सकता। तो कोई फिक्स वॉल्यूम उन्होंने कर दिया, जैसे कि मान लो कि कोई वॉल्यूम कर दिया और उस पर प्रेशर और टेम्परेचर का ये ग्राफ हमें मिलेगा कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। उसका सीधा सा फंडा ये है कि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो कोई V1 पे इतने वॉल्यूम फिक्स पे ये ग्राफ मिल रहा है, फिर हमें ये मिलेगा V2, देन V3, देन V4, ठीक है। जैसे आगे हमने देखा था वैसे ही होगा, ओके।
क्लियर, मतलब कि अलग अलग कांस्टेंट वॉल्यूम की पोजीशन के लिए ये जो है वो हमको अलग अलग ग्राफ मिलेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ डिफरेंट कर दिया, ऐसा कुछ ग्राफ होगा यहाँ पे, ये V1, V2, V3 और ये V4, ठीक है। वॉल्यूम 4 सबसे ज़्यादा होगा, 3 V2 और देन V1, ठीक है। अलग अलग कंडीशन के लिए जो है वो यहाँ पे हमारे वॉल्यूम के लिए ऐसा ग्राफ मिल रहा है, ठीक है तो सिर्फ एक ही के लिए, जैसे हमने प्रेशर के लिए V1 ये लिया था वैसे ही, मतलब कि वॉल्यूम की अलग अलग कंडीशन के लिए ऐसे ही ग्राफ मिल रहा है। और सभी ग्राफ जो है वो एब्सोल्यूट जीरो पे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। कोई भी वॉल्यूम होगा वो इस एब्सोल्यूट पे, मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे ये 0 केल्विन होगा, 0 केल्विन दैट इज हमने आगे देखा था एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये जीरो हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी यही होगा, P वर्सेस ये जो ग्राफ है वो सेम ऐसे ही दिखाएगा, ऐसे ग्राफ दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, प्रेशर हम इसमें बार में लेंगे और टेम्परेचर केल्विन में लेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो वाला फंडा आ रहा है ना, इसलिए, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या होगा, P/T है, मतलब ये जो है वो कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो कांस्टेंट जो हमने आगे दो ग्राफ देखे थे कि कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, तो सेम ऐसे ही होगा, ग्राफ ऐसे ही मिलेगा। इवन टेम्परेचर और प्रेशर एक दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दोनों कंडीशन के लिए क्या होगा, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट सेम ही रहता है, ठीक है। ये रेशियो वाली फंडा है, रेशियो वाला K3 ये है, P/T = K3, यही है ये, ठीक है। ये तो कांस्टेंट वाला तो फंडा बहुत ही इजी है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो कि P/T मतलब कि ये रेशियो है raised-to 1/T, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि P/T और 1/T का रेशियो क्या होगा, तो इसके अंदर जो है वो ग्राफ मिलेगा हमको ऐसे डाउनग्रेड में, ठीक है। अभी अब मतलब कि ये पूरा हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको याद रखना है कि कैसा ग्राफ हो सकता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। सॉरी, यहाँ पे 1/T होगा, 1/T होगा, यहाँ पे मेरी भूल है, 1/T वर्सेस P होगा, 1/T वर्सेस P, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ हमको मिलेगा, ठीक है। ये बार है और 1/T है ना, तो ये क्या होगा, 1/Kelvin, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है, ये अलग है, ओके। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ्स थे, इसे समझना है आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में भी आगे आप डिटेल में अगर मान लो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो ग्राफ को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि ये किसका ग्राफ है, ठीक है। इसलिए ग्राफ पढ़ना भी ज़रूरी है, ओके। तो इतना नोट करो, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। सो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट जो है वो हमारा सिलेंडर वाला है, और ये NCERT का है, ठीक है, एक्सरसाइज में होगा, तो आप देख लेना। फर्स्ट है कि कोई सिलेंडर है जिसके अंदर जो कुकिंग गैस का सिलेंडर है, और उसका जो प्रेशर है वो है हमारा 14.9 एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसका मतलब कि उतना प्रेशर है, सिलेंडर के अंदर है, तो वॉल्यूम फिक्स होगा गैस का। द प्रेशर गैज ऑफ अ सिलेंडर इंडिकेट्स 12 एटमॉस्फेयर एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कि टेम्परेचर T1 जो है 27 मतलब कि 273 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। उतने पे P1 कितना है, 12 एटमॉस्फेयर है। ड्यू टू द सडन फायर इन द बिल्डिंग टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग एट व्हाट टेम्परेचर द सिलेंडर विल बी एक्सप्लोड, ठीक है। तो सिलेंडर जो है वो कब एक्सप्लोड होगा, मतलब कि P2 हमें दिया गया है कि इतना है अभी, ठीक है। अभी बिल्डिंग में आग लग गई है, 27 पे इतना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस पे इतना प्रेशर जो है वो प्रेशर गेज दिखाता है, लेकिन अभी इतना दिखा रहा है, मतलब कि टेम्परेचर थोड़ा राइज हो गया होगा, ठीक है। मतलब कि P2 हमको दे दिया गया है, कितना है, 14.9 एटमॉस्फेयर। तो हमको
अब टेम्परेचर कितना होगा केल्विन में कि क्या हो जाएगा, ये सिलेंडर फट जाएगा। मतलब कि पहले इतना था 27 पे, ठीक है, फिर इतना हो गया, इतना हो गया। ओके, क्लियर, समझ में आया? तो हमको फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है, फाइनल कंडीशन हमको दी गई है 4.9 एटमॉस्फेयर वाली, प्रेशर वाली, ठीक है। T2 हमें फाइंड करना है, सॉरी ये T2 होगा। तो इक्वेशन क्या डालोगे, P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। फाइंड करना है हमको T2, तो P1 को, सॉरी T2 को ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर, P2 इसको ऊपर ले जाएंगे T1 P1, ठीक है। इसको यहाँ पे लेके आओ, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। P2 की वैल्यू 14.9 इंटू T1 दैट इज 300 केल्विन। एटमॉस्फेयर को रखने से कोई वह नहीं, वो तो निगलेक्ट हो जाएगा, मतलब कि निकल जाएगा। यहाँ पे एटमॉस्फेयर, यहाँ पे एटमॉस्फेयर, यूनिट यूनिट कैंसल, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 372.5 केल्विन, 372.5 केल्विन, ठीक है। ये केल्विन में है, तो आपको अगर डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो क्या करना है, इन डिग्री सेल्सियस 372.5 माइनस क्या करना है आपको, 2.5 माइनस 273, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी डिग्री सेल्सियस में होगी, ठीक है, जो आती है 9.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि इतना टेम्परेचर होगा तब जो है वो सिलेंडर फट जाएगा। क्लियर, समझ में आया? ओके, तो इतना नोट करो, फिर हम आगे का चेंबर वाला जो एनसीईआरटी है वो देख लेते हैं। ओके, चलो अब जो पहले, अब यहाँ पे दूसरा जो है वो एनसीईआरटी वाला है। अ चेंबर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेन्स हाइड्रोजन गैस, एच गैस मतलब कि हाइड्रोजन गैस। व्हेन द चेंबर इज इमर्स्ड इन अ बाथ ऑफ मेल्टिंग आइस, कोई चेंबर है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस रखी हुई है हमने, ठीक है, कोई चेंबर है, ये मान लो कि ये चेंबर है, इसके अंदर एच गैस रखी हुई है, इसको हम क्या कर रहे हैं, आइस के अंदर रख रहे हैं, ठीक है, इमर्स कर रहे हैं, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 273 केल्विन। कितना हो गया, 273 केल्विन, ठीक है। द प्रेशर ऑफ द गैस इज इतना, मतलब कि यहाँ पे हमें टेम्परेचर T1 है 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, तब प्रेशर कितना है 107 इंटू 10⁻²⁴ किलो पास्कल, ठीक है। अब इसको ऐसे निकालोगे, ये 10⁻² है, इसको नीचे रखोगे तो सीधा ये निकल जाएगा 107 हो जाएगा किलो पास्कल। ओके, अब 07 निकाल तो 10⁻² नीचे आएगा, इसलिए फिर क्या बोला, व्हाट प्रेशर विल बी इंडिकेटेड व्हेन द चेंबर इज ब्रॉट टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको निकाल दो और निकाल दो, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस के कोई हीटिंग चेंबर में रख दो ये एच गैस को। वॉल्यूम तो फिक्स है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे T2 दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 373 केल्विन। 273 प्लस 100 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 373 केल्विन। तो हमको P2 चाहिए, क्या चाहिए, P2। तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। फाइंड करना है हमको P2, तो P2 ऐसे रखो, इसको यहाँ पे लेके आओ, P1 इंटू T2 बाई T1 P2, ठीक है। केल्विन केल्विन तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ यही बचेगा केल्विन पास्कल में, किलो पास्कल में। तो P1 की वैल्यू क्या है 107 इंटू T2 डेट इज 373 और T1 है 273 इज इक्वल टू P2, ठीक है। तो P2 की वैल्यू आएगी आपको 1.462 इंटू 10⁻², 1.462 इंटू 10⁻² किलो पास्कल, ठीक है। इतना प्रेशर होगा कब, जब 100 डिग्री सेल्सियस के चेंबर में इसको डालेंगे तब इतना प्रेशर होगा। जब 0 डिग्री सेल्सियस में डाला तो प्रेशर इतना था, ठीक है। सीधी सी बात है, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर भी कम होगा, और जैसे जैसे आपने टेम्परेचर ज़्यादा किया तो प्रेशर भी ज़्यादा हो गया। ओके, क्लियर।
सेम इसमें भी यही है। ओके, तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, क्लियर, इतना नोट करो। अब आगे का टॉपिक जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे।